Hello everyone and welcome back to my channel. In this video, the topic that I am going to cover is from unit 2, right? And topic का नाम है concept of management. So this video is related to your business administration for class 12th. And this is quite important chapter and very lengthy also. सो मैं वीडियो को थोड़ा ब्रीफ में कंपाइल करने की कोशिश करूंगी कि इसको जितनी ब्रीफ हो ताकि आप इसे चैप्टर को कवर करो इन शॉर्ट टाइम। नाउ एक केस स्टडी इसमें दी हुई है, दिस इज रिलेटेड टू डब्बा वाला। आपने सुना होगा कि डब्बा वाला जो है बिजनेस में, डब्बा वाला बिजनेस जो मुंबई में है ये बहुत पॉपुलर है। इन्होंने कैसे दो दे आर नॉट सो एजुकेटेड, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट दे आर रियली कम्पीटिंग विद लार्ज कंपनीज ऑल्सो। बहुत एफिशिएंट कंपनीज के लिए ये एक एग्जाम्पल है कि दो दे डोंट हैव एनी मैनेजमेंट बैकग्राउंड फिर भी हाउ दे आर एक्सेलिंग इन लाइफ, राइट। तो एक केस स्टडी थी। नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट, वो तो हम फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो टॉपिक है बेटा कि मैनेजमेंट क्या है, क्वेश्चन पेपर में कैसा आता है, क्या मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो आपको कैसे आंसर को लिखना है और क्या मैनेजमेंट इनमें से साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है, तो उसको इस टॉपिक को मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो देखो, मैनेजमेंट साइंस है या नहीं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। साइंस का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, जहाँ पे हर चीज का एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। साइंस में हम क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हर चीज का एक सिस्टमेटिक वे होता है, ठीक है। नाउ वेदर मैनेजमेंट इज अ साइंस और नॉट, लेट्स स्टडी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्या पता लग रहा है कि मैनेजमेंट साइंस है। कैसे है? फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो, जैसे साइंस में एक सिस्टमैटिक हर चीज को करने का एक तरीका होता है, इसी तरह मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट जो है इट ऑल्सो हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जितने भी यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ों को यूज किया जाता है, प्रिंसिपल्स को, टेक्निक्स को सिस्टमैटिकली। सेकेंड, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। साइंटिफिक जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, आप किसी भी चीज को ऊपर हवा में थ्रो करोगे ऑब्जेक्ट को, तो वो नीचे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होकर नीचे फॉल करेगी। तो ये लॉ हर जगह एप्लीकेबल है। इसी तरह जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं बेटा, ठीक है, वो भी हर जगह यूनिवर्सली अप्लाइड होते हैं। दे आर एप्लीकेबल इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आप इस वीडियो में ये देख रहे होंगे आपके स्क्रीन के सामने ये जो नोट्स हैं, ठीक है, ये आपका यूनिट 2 जो है सीबीएसई के, सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है। व्हाट आई हैव डन, मैंने हाइलाइटर से ये हाईलाइट किए हुए हैं पॉइंट्स, ताकि आप सिर्फ इन पॉइंट्स को भी पढ़ोगे और लिखोगे तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। तो थर्ड है साइंटिफिक इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंट्स। जो साइंस के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया है कि एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, रीजनिंग होती है, राइट। तो तब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं इस तरह इवॉल्व होते हैं, डिराइव होते हैं। सिमिलरली जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी हम डेवलप करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय है, उसके दो बॉसेस हैं, तो क्या वो कंफ्यूजन होगी या नहीं होगी, हम ऑब्जर्व करने के बाद प्रिंसिपल्स जो हैं वो बनाते हैं। कौन से प्रिंसिपल्स हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, साइंस में क्या होता है, प्रिंसिपल्स जो है, ये एक रह गया है, इसको मैं भी हाईलाइट कर देती हूँ। जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसी तरह जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, राइट, इसको लेट मी चेंज, वो भी कैसे स्टेब्लिश होते हैं, कैसे बनते हैं, थ्रू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो सेम इन अ सिमिलर मैनर। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं साइंस के, वो आप टेस्ट कर सकते हो कभी भी और कितनी बार भी। इसी तरह जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं,
दे कैन ऑल्सो बी टेस्ट। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा है, ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एम्प्लॉय जो है, अगर वो सिंगल बॉस से उसको ऑर्डर मिले तो देयर विल बी नो कंफ्यूजन। लेकिन अगर एम्प्लॉय के दो बॉसेज हैं एंड बोथ ऑफ देम आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस, तो एम्प्लॉय को कंफ्यूजन हो जाएगी कि मैं किसकी बात सुनूं, बॉस ए की या बॉस बी की। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये हम कैसे बनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, टेस्ट भी करते हैं, राइट। सो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप इसमें साइंस के बारे में बताओगे, साइंस का मतलब ये है, ठीक है। देन फिर आप फीचर्स लिखोगे। तो जब भी आप फीचर्स लिखोगे, आप पहले ये हेडिंग लिख दी, फिर आप बोलोगे कि जो साइंस है वो क्या है, साइंस में ऐसा होता है, तो मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है। जैसे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है कि साइंटिफिक साइंस वाले जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह अप्लाई होते हैं, इसी तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी हर जगह अप्लाई होते हैं, क्योंकि सेम वही साइंस वाले फीचर्स हैं, तो हम मैनेजमेंट को भी एक साइंस बोल सकते हैं, राइट। नाउ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट का मतलब क्या है, आर्ट का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। हम नॉलेज को, स्किल्स को अप्लाई करते हैं। तो मेन आर्ट में क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है, स्किल होती है, इनोवेशन होती है। नाउ मैनेजमेंट जो है, वी विल फाइंड आउट कि इट इज एन आर्ट और नॉट। फर्स्ट इज प्रैक्टिकल नॉलेज। देखो आर्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। जो आर्टिस्ट है वो सिर्फ लर्न नहीं करता, वो प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट भी करता है, राइट, अप्लाई भी करता है। जैसे एक पेंटर है, उसने सीखा आर्ट, बट जब तक वो ब्रश और कलर्स को यूज करके उनको अप्लाई नहीं करेगा, तो तब तक उसका कोई यूज नहीं है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज आर्ट में बहुत जरूरी है। इसी तरह एक पर्सन जो है वो मैनेजर, सक्सेसफुल मैनेजर तभी बनेगा, वो सिर्फ रीडिंग करके नहीं, मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को रीड किया और मैनेजर बन गया, नो। डिग्री उसने ले ली एमबीए की, वो मैनेजर बन गया, नो। ही कैन बिकम अ गुड मैनेजर जब वो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगा, अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज करेगा इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सनल स्किल। हर आर्टिस्ट का अपना स्टाइल होता है, राइट। अब जैसे एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे, बट मिस्टर अमिताभ बच्चन को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली मिली है। क्यों? क्योंकि उनका एक अपना यूनिक स्टाइल है। तो इसी तरह हर मैनेजर के पास डिग्री होती है, लेकिन हर मैनेजर का भी एक अपना पर्सनल स्किल, पर्सनल स्टाइल होता है प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का, राइट। थर्ड, क्रिएटिविटी। आर्ट में मैंने अभी आपको बताया था, आर्ट जो है वो क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। इसी तरह मैनेजमेंट भी एक क्रिएटिव है। क्यों? क्योंकि मैनेजर जो है बहुत एफिशिएंटली जो है बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, लोगों के साथ डील करता है, ठीक है, उनको काम एलोकेट करता है, डेलीगेट करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए। तो इन सब के लिए ही हैज टू बी वेरी गुड इन डीलिंग विद द पीपल। he has to be he has to have skills in managing the people. So ये जो लिखा है देखो, मोल्डिंग द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर ऑफ पीपल, कैसे लोगों के साथ डील करना, इसके लिए भी वन हैज टू बी वेरी क्रिएटिव। नाउ इम्प्रूवमेंट थ्रू पीपल। देखो आर्टिस्ट जो है वो हमेशा परफेक्ट कैसे बनता है, प्रैक्टिस से, राइट। इसी तरह मैनेजर भी जो है, ही बिकम्स इफेक्टिव विद प्रैक्टिस। सो मैनेजमेंट जो है, हमने क्या पढ़ा, इट इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, राइट। तो ये आपका आर्ट का हो गया कि जैसे आर्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, मैनेजमेंट में भी चाहिए। आर्ट में पर्सनल स्किल स्टाइल होता है, मैनेजर का भी हर स्टाइल होता है। क्रिएटिविटी, इम्प्रूवमेंट थ्रू पीपल, सो यू विल राइट दिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या है, ऑक्यूपेशन जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है, और एंट्री इज रेगुलेटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। जैसे आपने देखा हो, जितने भी सीए है, ठीक है, दे हैव टू क्लियर द एग्जाम बाय दिस इंस्टीट्यूट, राइट।
तो बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेशन में जो है एक एंट्री जो है वो क्यों रेगुलेट होती है बाय अ बॉडी, क्योंकि they have to continuously follow, they have to follow the standards which are prescribed by these particular body. तो जैसे डॉक्टर्स के लिए भी आपने देखा है, डॉक्टर्स का भी होता है, दे हैव देयर ओन मेडिकल बॉडी जो उनको रेगुलेट करती है, उनके लिए नॉर्म सेट करती है, ठीक है। इसी तरह सीए के लिए भी दिस इज द बॉडी विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नाउ देखते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है या नहीं। फर्स्ट इज स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन में जो है देयर इज अ डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, राइट। इसी तरह मैनेजर जो है एक स्पेशल डिसिप्लिन है जिसके विच हैव अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। नाउ यहाँ पे देखिए, नो वन कैन एंटर द प्रोफेशन विदाउट गोइंग थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ लर्निंग। तो जैसे एमबीबीएस में डॉक्टर बनने के लिए भी आपको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है। इसी तरह मैनेजर्स भी दे नीड टू गो हैव फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, राइट। अगर वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे, एंड आपने सुना होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईएम्स, ठीक है। यहाँ पे एंट्री इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एंट्री लेना। इट इज़ वेरी टफ। जो कैट का एग्ज़ाम होता है, वन हैज़ टू क्लियर दैट एग्ज़ाम एंड देन द एंट्री इज़ अलाउड। नाउ सर्विस मोटिव। प्रोफेशन में देखो, प्रोफेशन का मेन होता है कंट्री को सर्व करना, मोटिव यही होता है। जैसे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, ठीक है, अब वो काम करते हैं, इट्स अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, लेकिन मेन हम क्या मानते हैं, डॉक्टर का मेन पर्पस क्या है, सर्विस मोटिव, राइट। इसी तरह मैनेजर्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली टू द ओनर बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द सोसाइटी, बिकॉज उनको क्वालिटी गुड्स लोगों को देने हैं एट रीजनेबल प्राइस। सो इट इज ऑल्सो सिमिलर टू प्रोफेशन। नो रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन एक अथॉरिटी बॉडी होती है जो रेगुलेट करती है प्रोफेशन को। जैसे मैंने आपको बताया, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कौन रेगुलेट करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा था, राइट। इसी तरह देखिए, मैनेजर्स की ऐसा तो कोई एसोसिएशन नहीं है, डज नॉट हैव द स्टैट्यूटरी पावर टू रेगुलेट द एक्टिविटीज, बट यहाँ पे देखिए ये रहा एसोसिएशंस जो हैं इंडिया में, ये वाली एसोसिएशन है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। बट हाँ, एसोसिएशन तो है, सॉरी, बट द थिंग इज इन एसोसिएशन के पास पावर नहीं है कि ये मैनेजर्स को कंट्रोल कर सके। बट यस, जैसे हर प्रोफेशन में एक एसोसिएशन होती है, ऐसे मैनेजमेंट में भी एसोसिएशन। कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशन, हर जो प्रोफेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मेंबर्स हैं, दे हैव टू फॉलो सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह जो मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं, दे आर ऑल्सो सपोज टू फॉलो सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट, राइट। सो इससे हम क्लियर बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। ऑल थ्री का मतलब मैनेजमेंट इज अ साइंस, it is an art and profession, right? Now concept and thoughts of management। तो यहाँ पे जो अप्रोचेज हैं टू स्टडी द मैनेजमेंट, क्लासिकल अप्रोच है, न्यू क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी अप्रोच दिया हुआ है, राइट। हमारा जो चैप्टर का फोकस है वो क्लासिकल अप्रोच पे और न्यू क्लासिकल अप्रोच पे है, राइट। तो हमारा जो रहेगा क्लासिकल और न्यू क्लासिकल पे, ओके। नाउ क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में ये देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल अप्रोच, जो अगर ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करनी है कि काम बहुत अच्छी तरह हो, तो वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा सिंपल टास्क में,
एक ही आप एम्प्लॉय को बहुत सारा काम दे दोगे तो ही मे नॉट डू इट एफिशिएंटली. तो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, राइट. तो ये जो अप्रोच है क्लासिकल अप्रोच, यहाँ पे क्लासिकल अप्रोच की बात की गई है बेटा. यहाँ पे 3 मेन कैटेगरीज है. ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी में इट वाज दिस कॉन्सेप्ट वाज मेड बाय मैक्स वेबर, ठीक है. और उन्होंने क्या एम्फेसाइज किया था कि रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज होनी चाहिए फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, राइट. लेकिन इस अप्रोच को थोड़ी सी क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी क्योंकि बहुत रिजिड थी. मतलब कि कुछ जो भी रूल्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे, वंस इट इज मेड इट इज मेड. तो इसलिए लोगों ने इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया अप्रोच को. देन साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये अप्रोच किसने बनाई थी? टेलर. तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, एंड he is also called as father of scientific management. Important, very important one marker. Who is called as father of scientific management? F.W. Taylor. He developed scientific principles and techniques. Now administrative theory में ये किसने बनाई थी? Henry Fewell, right? And he propounded principles of management, right? Principles of management. नाउ अब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्लासिकल के अंदर ये 3 अप्रोचेज है. हम लोग डिटेल में कौन सी पढ़ेंगे अभी? साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स. नाउ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको अच्छी तरह कर लेना कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? F.W. टेलर. नाउ फर्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये जो F.W. टेलर हैं इन्होंने प्रिंसिपल्स साइंटिफिक मैनेजमेंट के बताए हैं और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताई है. तो उसको मैं काफ़ी अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है. एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपको ये टॉपिक बहुत ध्यान से अभी सुनना है. एंड लेट मी स्टार्ट विद दिस टॉपिक. या द फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू, ये देखिए हाईलाइट किया हुआ है टेलर. साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू want men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way. कि मैनेजमेंट का, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या काम करवाना है लोगों से और ये भी इंश्योर करना है क्या वो इस काम को बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं या नहीं, राइट. सो the first principle, scientific principle is science, not rule of thumb. So टेलर ने क्या सजेस्ट किया है? ही सजेस्टेड कि जो भी काम है उसको बहुत एफिशिएंट वे से, ही सजेस्टेड द यूज ऑफ एफिशिएंट वेज ऑफ डूइंग द वर्क. कि अगर आप काम को बहुत अच्छी तरह से करोगे तो इससे टाइम भी सेव होगा और वेस्टेज भी कम होगी. एंड व्हाट ही सजेस्टेड कि हर एलिमेंट को जो है जॉब का हर एलिमेंट को हमें साइंटिफिकली एनालाइज करना चाहिए, ठीक है. सिंपल वर्ड्स में अगर आपको पेपर में लिखना है इतना, आपको आई नो कि ये वर्ड्स काफ़ी हैवी वर्ड्स है, अभी आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी. तो सिंपल अगर साइंस रूल, नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है, इसमें आप ये लिख सकते हो कि जो टेलर है ही सजेस्टेड दैट द वर्क शुड बी डन इन एन एफिशिएंट वे और इट ऑल्सो हेल्प्स टू सेव द टाइम और वेस्टेज भी इससे नहीं होती है, राइट. ओके. नाउ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो इन्होंने प्रिस्क्राइब किया था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट, जो कि मैंने ये ब्लू से हाईलाइट भी किया हुआ बेटा. देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजर एंड द वर्कर्स, ठीक है. दोनों को मिलके, हार्मनी का मतलब क्या है? दोनों को कोऑर्डिनेट करना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मिलके काम करना चाहिए. थर्ड इज मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट. इसका मतलब क्या है कि अगर हम फोकस किस पे करना चाहिए कि हम बहुत मैक्सिमम आउटपुट जो है उसको बनाएं, ठीक है, अच्छा, और बहुत एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज करें. अगर हम रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह यूज करेंगे तो इससे
एम्प्लॉयर को क्या फायदा होगा, प्रॉफिट्स उनके ज्यादा होंगे, और वर्कर को क्या फायदा होगा, उनको अच्छे वेजेस मिलेंगे। फोर्थ प्रिंसिपल क्या बताया है, डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज ग्रेट एफिशिएंसी। तो यहाँ पे उन्होंने एम्प्लॉय के लिए बात की गई है कि जो एम्प्लॉय को काम असाइन करना चाहिए, तो असाइन करने के टाइम पे ये ध्यान देना चाहिए क्या वो वर्क जो हम एम्प्लॉय को असाइन कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, तो क्या ये सूट करता है उस, वेदर ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग सच वर्क, क्या ये उसकी कैपेसिटी में है। आपको फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज भी एम्प्लॉयज की देखनी है कि वेदर द वर्क विच इज गिवन टू हिम, क्या वो ये काम परफॉर्म कर सकता है या नहीं। अगर आप इस तरह चीजों को ध्यान में रखकर वर्क असाइन करोगे तो इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, राइट। नाउ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखो ये वाला था ना सेकंड प्रिंसिपल, जिसमें ये बोला गया था कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तो ये उसी के कंटिन्यूएशन में ये है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सबको, मैनेजर्स को हमेशा जो है, दे शुड बी कॉपरेशन बिटवीन दी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, दे शुड बी कॉपरेशन। तो मैनेजमेंट को हमेशा जो एम्प्लॉयज अगर कोई सजेशन कर रहा है, वर्कर्स कोई सजेशन कर रहा है, उसको वेलकम करना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह वर्कर्स को भी ध्यान में देना चाहिए कि वो स्ट्राइक में ना जाए, तो दोनों को मिलके ही काम करना चाहिए। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। सो ये जो कॉन्सेप्ट है मेंटल रेवोल्यूशन का, इसमें इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये ऊपर दो मैंने प्रिंसिपल समझाए हैं, उसी की बात मेंटल रेवोल्यूशन में की गई है, ठीक है। मेंटल रेवोल्यूशन में ये तीन चीज़ें हैं बेटा। फर्स्ट, ऑल एफर्ट्स फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन। जितने भी एफर्ट्स है वो क्यों लगने चाहिए, क्या पर्पस है एफर्ट्स पुट करने का, कि प्रोडक्शन बढ़े। और देयर शुड बी म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। थर्ड, inculcating the scientific attitude towards problem, राइट। तो अभी आपको मेन किस पे फोकस करना है, प्रिंसिपल्स कौन कौन से बताए थे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब आते हैं टेक्निक्स। टेक्निक्स में जो ये भी टेक्निक सजेस्ट किए हैं टेलर, एफ डब्ल्यू टेलर ने, ठीक है। प्रिंसिपल्स भी किए थे और टेक्निक्स भी किए हैं। तो पहला टेक्निक है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी के अकॉर्डिंगली एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया जाता है कि एक जॉब करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगेगा, राइट। तो टेलर ने बताया था कि सजेस्ट क्या किया था कि यूज ऑफ टाइम स्टडी, हमें टाइम स्टडी का यूज करना चाहिए टू फाइंड आउट कि कितना एक दिन का फेयर डे वर्क होगा, ठीक है। एक दिन में कितना काम होना चाहिए, कितने लोग चाहिए उस काम को करने के लिए, राइट। थर्ड है मोशन स्टडी। मोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, कि इट इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑपरेटर और मशीन इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर टास्क। देखिए, तो मोशन स्टडी में क्या मेन बोला था कि जितने भी अननेसेसरली मूवमेंट है काम करते हुए, अगर एक इंडिविजुअल बार बार उठ रहा है, ठीक है, तो अननेसेसरली उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जो यूज जो मूवमेंट्स अननेसेसरी है उनको एलिमिनेट करना चाहिए। तो मोशन स्टडी क्या बोलता है, एलिमिनेट यूजफुल मोशंस, मोशन मतलब मूवमेंट्स, एंड डिटरमिन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, राइट। टाइम स्टडी में क्या था कि हमें टाइम फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड टाइम, इट फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम कि कितना एक स्टैंडर्ड टाइम लगता है जॉब को करने में। मोशन स्टडी क्या बोलता है, एलिमिनेट द अननेसेसरी मूवमेंट, जो काम करते हुए आप अननेसेसरी मूवमेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप उन बेकार के मूवमेंट्स को एलिमिनेट करोगे तो एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। थर्ड इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का क्या पता, मेथड स्टडी का क्या एम है कि बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना टू परफॉर्म द टास्क, फाइंड आउट द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट द टास्क। फैटीग स्टडी, ठीक है। फैटीग का मतलब क्या होता है, आप थक गए हो, अगर आपको 10 घंटे मैं बोलूँ कंटिन्यूस पढ़ो, आप थक जाओगे। तो फैटीग मतलब कि टायरिंग क्यों हो जाता है, अगर आप बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक काम करते हो, ओवर बर्डन होते हो,
तो फैटिग स्टडी क्या एम करती है कि प्रॉपर रेस्ट इंटरवल भी होना मिलना चाहिए, वर्कर्स को मिलना चाहिए। जब वो काम करते हैं लॉन्ग आवर्स तो वो थक जाते हैं, फिर एफिशिएंसी उनकी कम हो जाती है, तो इट इज नेसेसरी कि वन शुड वर्कर शुड बी गिवन रेस्ट इन बिटवीन। देन फिफ्थ इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन में अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर टेक्निक कि एक स्टैंडर्ड्स बता देने चाहिए कि ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, क्वालिटी इतनी होनी चाहिए, ठीक है, कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बता देने चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन से क्या होता है, वर्क जो है सिंप्लीफाई हो जाता है। जैसे अगर आपको पता हो कि अगर एक सपोज वर्कर को पता हो कि उसको आज 10 यूनिट्स बनाने हैं, ये स्टैंडर्ड उसके लिए फिक्स कर दे, तो उससे उसका काम आसान हो जाएगा। फंक्शनल फोरमैनशिप वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। टेलर का क्या व्यू पॉइंट था कि एक सुपरवाइजर जो है वो सब ही कैन नॉट बी एक्सपर्ट। अगर हम बोले कि एक ही सुपरवाइजर हर चीज को कंट्रोल कर ले, सुपरवाइज कर ले, तो इट इज नॉट पॉसिबल, वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता हर एरिया में। तो इसलिए टेलर ने क्या सजेस्ट किया है कि 4 सुपरवाइजर्स होंगे विच विल बी कंसर्न विद प्लानिंग, और 4 सुपरवाइजर्स होंगे फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। देखो यहाँ पे डायग्राम है, तो इन्होंने बोला है ये जो 4 सुपरवाइजर है, 1 2 3 एंड 4, ये जो 4 सुपरवाइजर्स है बेटा, ये हैं, ये देखिए, देयर शुड बी 4 सुपरवाइजर्स जो प्लानिंग से रिलेटेड है। प्लानिंग, ये चारों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लानिंग के लिए। और ये वाले 4 अलग है, ये किससे रिलेटेड है, इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। ओके, अब प्लानिंग वर्क में जो 4 सुपरवाइजर्स हैं, इनका क्या काम है बेटा, पहले पहला वाला जो सुपरवाइजर है ही इज रूट क्लर्क। तो रूट क्लर्क क्या बोलेगा, करेगा, उसका क्या फंक्शन है, ही विल डिटरमिन, ही विल ले डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ही विल डिसाइड कि किस रूट से हर काम को मूव होना चाहिए। एक रूट बताएगा कि नाउ ये वाला काम हो गया, नेक्स्ट स्टेप इज इस वाले को आगे जो वर्क है इट विल बी पास्ड ऑन टू दिस पर्सन, देन इट विल बी पास्ड ऑन टू दिस पर्सन। तो एक रूट डिसाइड करता है, रूट क्लर्क क्या करता है, एक रूट डिसाइड करता है या काम करने की सीक्वेंस को डिसाइड करता है, ठीक है। देन इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये क्या करेगा, ये सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शंस बनाएगा वर्कर्स के लिए, ठीक है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, ये टाइम टेबल बनाएगा कि किस ऑफ वेरियस जॉब्स। देन शॉप डिसिप्लिनेरियन, इसका काम होगा फैक्ट्री में डिसिप्लिन मेंटेन करने का, कोई रूल्स ब्रेक ना करे। ये तो प्लानिंग वर्क के सुपरवाइजर थे। एग्जीक्यूशन प्रोडक्शन वर्क के सुपरवाइजर कौन है, गैंग बॉस। गैंग बॉस का क्या काम है कि मशीन्स और टूल्स रेडी रखना, ठीक है। ये नौ एम्प्लॉय आया और मशीन्स ही नहीं, तो इसका गैंग बॉस का क्या काम है, सुपरवाइजर का, कि मशीन शुड बी रेडी। स्पीड बॉस का टू सी कि जॉब जो है वो टाइमली कंप्लीट हो रही है या नहीं। रिपेयर बॉस का कि मशीन्स और टूल्स प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, राइट। इंस्पेक्टर का काम है कि क्वालिटी देखे काम की, चेक करना। नाउ आफ्टर दिस डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, दिस इज अनदर टेक्निक। यहाँ पे क्या बोला गया था कि वर्कर्स को जो है एफिशिएंट वर्कर्स और इनएफिशिएंट वर्कर्स को जो है डिफरेंशिएट करने के लिए टेलर ने अलग अलग जो था वेज प्लान्स बनाए थे। दो, उसको हम बोलते हैं पीस रेट, ये बोलते हैं। तो लो, एक तो था लो रेट का मतलब है कि टेलर ने सजेस्ट किया था कि लो वेजेस उनको मिलेंगे जो स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं अचीव कर पाते, और हाई पीस रेट उसको मिलेंगे, उन एम्प्लॉयज को मिलेंगे जो स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा अचीव कर लेते हैं, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड आउटपुट है 10 यूनिट्स की, एक वर्कर को 10 यूनिट्स बनाने हैं। अगर कोई वर्कर 8 यूनिट्स बना रहा है, तो अगर यहाँ पे दो रेट्स बना दिए कि अगर आप लेस देन 10 बना रहे हो तो आपको कितना मिलेगा, 40 रुपीज, ठीक है, पर यूनिट। एक यूनिट के आपको 40 रुपए मिलेंगे।
और अगर आप मोर देन 10 बना रहे हो तो कितने मिलेंगे आपको, ₹12 पर यूनिट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड आउटपुट है। अब देखो, ए वर्कर है वो 8 यूनिट बना रहा है, मतलब लेस देन 10। ये तो स्टैंडर्ड था बेटा कि इतना बनाना चाहिए, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब बना कितना रहे वो एक्चुअल में, ये एक्चुअल है। ठीक है, तो उसको कितने, अगर वो लेस देन 10 बना रहा है तो उसको 40 के हिसाब से पेमेंट होगी, तो उसको मिलेंगे 320। और अगर अब 12 यूनिट्स बना रहा है, यानी कि 10 यूनिट से ज़्यादा बना रहा है, तो उसको सॉरी उस 60 यूनिट्स बना रहा है, तो यानी कि 10 यूनिट से ज़्यादा बना रहा है। यहाँ आई रिटर्न रॉन्ग, इट इज़ 60, सॉरी नॉट 12, इट इज़ 60। ठीक है, अब वो 12 यूनिट्स बना रहा है, तो यानी 10 यूनिट से ज़्यादा बना रहा है, तो उसको कितना मिलेगा, 60 पर यूनिट, तो उसको 720 मिल रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसको कम मिल रहा है, जो एफिशिएंट है उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो ही डेवलप दिस डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। नाउ कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये लास्ट टॉपिक है। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, बट ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है और इम्पोर्टेंट भी है, और काफ़ी टॉपिक्स भी थे, तो इसलिए इसमें टाइम लग गया है। ठीक है, नाउ दिस प्रिंसिपल्स आर सजेस्टेड बाय हेनरी फ्योल, and he is known as father of modern management। ये आपकी बुक में तो नहीं दिया, बट आपको पता होना चाहिए, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। जो टेलर हैं उनको बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन दी है। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स का मतलब है गाइडलाइन टू एक्शन। एक आपको गाइडलाइंस होती है कि हाँ ये वाला प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने हैं, राइट। नाउ yes, first principle which is suggested by Henry Froll is division of work। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है, ठीक है, हाँ, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि वर्क जो है वो डिवाइड होना चाहिए स्मॉल टास्क में। अगर आप इंटायर वर्क एक एम्प्लॉय को दे दोगे तो ही कैन नॉट परफॉर्म इट एफिशिएंटली, इसलिए वर्क को शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, राइट। जैसे देखो, हर कंपनी है तो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का अलग है, फाइनेंस का अलग है। तो ये लोग अपना अपना पूरा काम को हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। सो दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, इसको ये प्रिंसिपल जो है स्पेशलाइजेशन की भी बात के ऊपर फोकस करता है कि अगर मार्केटिंग में सिर्फ मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी तो स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, फाइनेंस में फाइनेंस रिलेटेड काम ही होगा, सो इट विल लीड टू स्पेशलाइजेशन। अगर अब आप सोचिए एक ही इंसान मार्केटिंग का भी काम कर रहा है, फाइनेंस का भी कर रहा है, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। नाउ सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव ऑर्डर्स, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है इट अराइजेस फ्रॉम असाइनमेंट ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ आएगा। एक सीईओ है, उसने सेल्स मैनेजर को टारगेट दिया, ठीक है, सेल्स मैनेजर को टारगेट दिया कि आपको जो सेल टारगेट है पहले से ज़्यादा डबल होने चाहिए। अब सेल्स मैनेजर को अगर अथॉरिटी भी नहीं देता, सीईओ टारगेट तो दे दिए है, उसको काम दे दिया भाई कि आपको डबल सेल टारगेट अचीव करने हैं। अगर सेल्स मैनेजर को अथॉरिटी और पावर नहीं दी जाती है कि वो नए सेल्स एम्प्लॉयज, सेल्स मैनेजर हायर करे, ठीक है, ये अथॉरिटी नहीं दी गई, तो ही देन सेल्स मैनेजर इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द टारगेट। यानी कि अगर अथॉरिटी उसको दी जाएगी तभी वो रिस्पॉन्सिबल भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी कर सकता है। सो देयर शुड बी अ पैरिटी, मीन्स बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी, सेल्स मैनेजर के पास अगर अथॉरिटी है कि वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर लेगा तो फिर वो सेल्स टारगेट भी अचीव कर सकता है। तो अगर आप किसी को अथॉरिटी दोगे, then at the same time he will be responsible to achieve or fulfill the objectives।
अगर आप सोचे, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, अगर सेल्स मैनेजर को अथॉरिटी दे दी और अब वो सेल्स टारगेट नहीं अचीव कर पाया, तो उसको जवाब देना पड़ेगा फिर सीईओ को कि मैं क्यों नहीं कर पाया। नाउ ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर सेल्स मैनेजर को अथॉरिटी नहीं दी है नए लोगों को हायर करने की, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं। ठीक है। थर्ड इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है एम्प्लॉयज को जो है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के ओबे करने चाहिए, रिस्पेक्ट करने चाहिए, उनको ब्रेक नहीं करना चाहिए। देन यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि हर एम्प्लॉय को जो है ऑर्डर्स मिलने चाहिए, कमांड मिलनी चाहिए एक ही सुपीरियर से। अगर दो एक से ज्यादा सुपीरियर से मिलेगी तो इट विल लीड टू अननेसेसरली कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स काफी ज्यादा बढ़ेंगे। नाउ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। देखो, अब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब हर डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। मार्केटिंग वालों को मार्केटिंग का टारगेट अचीव करना है, बट इन सबका जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो सबका एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट का अपना, देखो मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया हुआ है, हर डिपार्टमेंट का अपना प्लान है, बट फोकस इनका कहाँ होना चाहिए? फोकस इनका मेन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि दे आर वर्किंग अंडर ऑर्गेनाइजेशन। देयर एफर्ट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, राइट। देन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सो देखिए, हर एम्प्लॉय का अलग अपना एक इंटरेस्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट अलग होते हैं, लेकिन जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की बात आती है तो एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है वो बैक सीट होना चाहिए, राइट। देखिए, जैसे एक एग्जांपल बहुत अच्छा दिया हुआ है कि एक परचेज मैनेजर है और उसको कंपनी के लिए रॉ मटेरियल परचेज करना। नाउ उसका जो बेटा है परचेज मैनेजर का, वही सप्लायर भी है और रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। अब परचेज मैनेजर ने क्या किया, डब हाई रेट पे जो है वो ऑर्डर उसको दे दिया, राइट। तो प्रॉफिट तो हो जाएगा मैनेजर परचेज मैनेजर का पर्सनली, क्योंकि उसके बेटे का फायदा हो रहा है, बट कंपनी को तो नुकसान हो गया। तो ये इट इज नॉट डिजायरेबल, इट इज अनडिजायरेबल। तो अपना इंटरेस्ट जो है वो फॉरगो करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट क्या है? जनरल इंटरेस्ट। जनरल का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए एज कंपेयर टू योर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। नाउ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय को इक्वल ट्रीट करना चाहिए और फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए एम्प्लॉयज में। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो टॉप मैनेजमेंट के पास जब होती है, ठीक है, तो उसको हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हम लोअर लेवल को भी दे देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। अब जितनी भी कई ऑर्गेनाइजेशन में देखिए क्या होता है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ जितनी भी बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, पॉलिसीज है, ये टॉप मैनेजमेंट अपने हाथ में रखता है। और जो स्मॉल डिसीजंस होते हैं, जैसे नया मटेरियल खरीदना है, ठीक है, तो ये मिडिल और लोअर लेवल डिसीजंस लेते हैं। नाउ आई एम रिपीटिंग, सेंट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं? जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास हो? टॉप मैनेजमेंट के पास। और जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑल लेवल, मिडल के पास भी है, लोअर के पास भी है, तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। आफ्टर कम स्केलर चेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्केलर चेन का मतलब है कि इट इज अ चेन ऑफ सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम अल्टीमेट अथॉरिटी टू द लोवेस्ट लेवल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। स्केलर चेन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे ये वाले एरोज देखिए, ये अपवर्ड जा रहे हैं एंड इधर इस साइड पे डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो यूनिटी
ऑफ कमांड की बात की गई है, राइट। एंड यहाँ पे देखिए, हियर आई रिटन, यहाँ पे मार्क भी किया मैंने, चेन ऑफ कमांड एंड चेन ऑफ कम्युनिकेशन। अभी आपको ये वाला क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये ए जो है टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठा है, टॉप लेवल पे। अगर इसको कोई ऑर्डर जी को देना है, एम्प्लॉय को, तो वो कमांड ऑर्डर कैसे देगा? फर्स्ट ही विल पास द ऑर्डर टू ई विल पास द ऑर्डर टू जी। इन अ सिमिलर वे, अब आप इधर देखिए, अगर डी जो नीचे लोअर लेवल एम्प्लॉय है, इसको ए को कुछ मैसेज कम्युनिकेट करना है, तो वो डायरेक्टली नहीं देगा, वो पहले सी को मैसेज देगा जो उससे ऊपर लेवल पे है, सी आगे बी को देगा, एंड बी विल पास ऑन द ऑर्डर टू ए, सॉरी विल नॉट ऑर्डर, विल पास द मैसेज टू ए। तो ये स्केलर चेन में बोला है कि कोई भी अगर ऑर्डर देना है तो वो डायरेक्टली ए ई को नहीं, जी को नहीं दे सकता, इट हैज टू बी पास्ड थ्रू अ प्रॉपर चैनल। ए विल पास द ऑर्डर टू ई विल पास द ऑर्डर टू एफ, फिर एफ फाइनली जी को ऑर्डर देगा। इसी तरह अगर डी को कोई मैसेज ऊपर कम्युनिकेट करना है ए को, तो डी विल पास द मैसेज टू सी बी को देगा और बी ए को देगा। बट इससे क्या होगा, अननेसेसरी डिले भी हो जाता है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डी ने ए को देनी है तो डिले हो सकती है। तो उस केस में गैंग प्लैंक सजेस्ट किया गया है। गैंग प्लैंक का मतलब क्या है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, डी डायरेक्ट जो है, डी ने अगर जी को बात बतानी है तो वो भी कैसे होगी, डी से सी पे जाएगा, सी से बी, बी से ए फिर ई को बताएगा, ई एफ को बताएगा, एफ जी को बताएगा। तो ऐसे तो अगर बात ऐसे जानी है और जी तक जानी है तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए गैंग प्लैंक सजेस्ट किया गया कि डी जो है डायरेक्टली इस केस में जी को कम्युनिकेट कर सकता है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ही कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद जी। ठीक है, सो दैट इज स्केलर चेन का। यहाँ पे देखिए टू पर्पस है चेन ऑफ कमांड, जहाँ पे ऑर्डर्स फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहाँ पे ऑर्डर्स जो है फ्लो कर रहे हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, एंड चेन ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे लेफ्ट इधर देखिए चेन ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज स्केलर चेन। नाउ टेंथ इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है कि देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, यानी कि एक फिक्स प्लेस होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स का, फिजिकल रिसोर्सेज का। जैसे अगर आप किसी अपने बॉस को ढूंढ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वो बॉस आपको अगर कहाँ मिलेंगे, उनका कैबिन ही है, उनका फिक्स प्लेस होना चाहिए। इसी तरह कोई फिजिकल रिसोर्स आपको पता है, कोई टूल्स है, वो इसी जगह में आपको इस रूम में टूल्स मिलेंगे, तो उससे टाइम नहीं वेस्ट होता, इनएफिशिएंसी नहीं होती। नाउ ऑर्डर के बाद है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड विद जस्टिस एंड काइंडनेस। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन एंड कास्ट, राइट। तो अगर कोई एक एम्प्लॉय है, इक्विटी कब वायलेट हो जाएगा, अगर सेम जॉब में एक एम्प्लॉय को 20,000 मिल रहा है और दूसरे को 15, तो दिस इज नॉट इक्विटी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एम्प्लॉयज के साथ होनी चाहिए, कि आप ऐसा नहीं हो कि आपने एम्प्लॉयज को रखा और फिर उनको फटाफट अगले 5-6 महीने के बाद निकाल दिया, फिर दूसरा हायर किया। स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयज को टाइम लगता है सीखने में, चीज़ों को उनको टाइम देना चाहिए। और अगर आप उनको जल्दी जल्दी रिप्लेस करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। 13 इज इनिशिएटिव, कि एम्प्लॉयज को इनकरेज करना चाहिए ताकि वो ताकि वो इनिशिएटिव ले, नया सोचे, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो जो है कुछ पार्टिसिपेट करें। ठीक है, इससे करने से क्या होगा, एम्प्लॉयज इंटरेस्ट दिखाएंगे काम करने में और सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, जॉब सेटिस्फेक्शन होगी उन्हें। 14 इज एस्पिरिट डी कॉप्स। ये प्रिंसिपल सजेस्ट करता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी स्ट्रेंथ का मतलब है कि मैनेजर्स जो हैं, जब भी वो एम्प्लॉय से बात करते हैं तो उनको ये मैसेज उनको देना चाहिए कि दे आर वर्किंग एज अ टीम। उनको आई आई करके नहीं बोलना चाहिए कि आई विल डू लाइक दिस,
क्या एड्रेस करना चाहिए, वी विल डू, टीम्स के साथ ऐसे बात करनी चाहिए, वी विल डू दिस टुगेदर। तो यूनिटी इससे इनकरेज होती है। नाउ न्यू क्लासिकल अप्रोच में जो थे फादर ऑफ न्यू क्लासिकल अप्रोच कौन है, एल्टन मायर, जॉर्ज एल्टन मायर, ये भी 1 मार्कर आ सकता है, राइट। एंड इन्होंने कुछ बहुत सारी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ये वाले, ये डिटेल में तो आपको नहीं करने हैं, ठीक है, आप ग्रेजुएशन करोगे तब आपको ये वाले सारे एक्सप्लेन में पढ़ोगे। बट ये ऑब्जर्वेशन के क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशन थे कि वर्कर्स जो हैं सिर्फ पैसे से मोटिवेट नहीं होते हैं, दे आर ऑल्सो दे आर सोशल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो दे रिस्पॉन्ड टू हाउ व्हाट इज द वर्क एनवायरनमेंट, कैसे उनके साथ डील किया जाता है। फिर वर्कर्स जो हैं दे रिएक्ट नॉट एज इंडिविजुअल बट एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप। इनफॉर्मल लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, ठीक है। ग्रुप से काम अगर आपने करवाना है तो हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल ग्रुप्स भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं। तो इनफॉर्मल लीडर्स जो हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और amount of work to be done by a worker is not determined by his physical capacity but by social norm. सो कोई भी काम अगर हम किसी वर्कर ने जो करना है, वो सिर्फ ये नहीं डिसाइड करता कि वो वेदर वो वर्कर काम ये कर भी पाएगा या नहीं, सोशल नॉर्म्स भी देखने पड़ते हैं। तो ये इसके बारे में डिटेल में इतना नहीं करना है। सो मेन तो था आपका ये क्लासिकल अप्रोच, ठीक है, जिसमें आपको टेलर एंड हेनरी फ्यूल के बारे में डिटेल में जो भी मैंने कराया है अभी आपको उसको डिटेल में करना है। टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।